हेलो दोस्तों, मैं शक्ति सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एडिटोरिया का फुल लेंथ टेस्ट के आधे बचे हुए भाग को यानी सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर क्वेश्चन नंबर 140 तक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक करा दिया था। उसमें जहां तक पॉसिबल हो सका था हमने हर क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन थे, जो भी हमसे बन पड़े, हमें लगा कि ये चीज डिस्कस करनी चाहिए, तो हमने एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया था। ठीक उसी प्रकार हम इस टेस्ट में भी डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन हमें लगेंगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उनके चारों पॉइंट डिस्कस, जहां लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना कम है या इन क्वेश्चन के ऑप्शंस को डिस्कस नहीं किया जा सकता, तो वहां पे हम उसको नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से फिर एक बार कह देना चाह रहा हूं कि आप लोग इस टेस्ट को बहुत ही सावधानी पूर्वक लगाइए, क्योंकि आपको इन टेस्ट के माध्यम से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चंस, जितने भी यहाँ क्वेश्चंस कराए जाते हैं, उनको अपने माइंड में बैठा कर रखिएगा, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन को याद करके रखेंगे, याद करने का मतलब नहीं कि आपको टेस्ट सीरीज के हर एक क्वेश्चन को याद करनी, एक मोटा मोटा आपके दिमाग में बैठा रहे कि हाँ इसका ये ऑप्शन था। अगर एग्जाम में आता है तो आप वहां पे इसको करने के फेवर में रहेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए अपने क्लास को शुरू करते हैं। और यकीन मानिए कि फर्स्ट सेशन की तरह इसमें भी आपको उतना ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे 71 नंबर क्वेश्चन से। 70 नंबर 1 क्वेश्चन से। हाँ, ये रहा 71 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो अब हमारा शुरू होगा, क्या इकोनॉमिक्स शुरू होगा। नहीं सॉरी, इकोनॉमिक्स चल रहा है। इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक, 70 नंबर 1 क्वेश्चन जो है वह निम्नलिखित में से कौन सी आरबीआई की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है। मौद्रिक नीति से तात्पर्य है कि आरबीआई महंगाई को रोकने के लिए हर 3 माह में एक मीटिंग करती है और ये डिसाइड करती है कि हमें कितने रेट रखने, ताकि हमारे यहाँ जो लोन ले उनको भी महंगा ना पड़े और जो अपना बैंक में पैसा जमा करे उनको भी कम ना लगे, और जिसके माध्यम से हमारे अर्थव्यवस्था की जो तरलता या हमारी महंगाई है उसको हम कंट्रोल कर सके। उसी के संदर्भ में मौद्रिक नीति को आरबीआई लाती है। ठीक है, मात्रात्मक मतलब होता है, ये आरबीआई जो मौद्रिक नीति लाती है दो तरीके, एक मात्रात्मक लाती है और एक गुणात्मक लाती है, या नैतिक इसको बोलते हैं, गुणात्मक या नैतिक। नैतिक में चीजें हो जाती है, नैतिक शब्द से लगा सकते हैं, इसमें आचरण संबंधी बातें होंगी कि बैंक को ये करना चाहिए, बैंक को वो करना चाहिए, बैंक को चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक, मात्रात्मक से मतलब है कि आरबीआई ऐसी कोई यंत्र लेके, यानी ऐसा कोई यंत्र लेके आएगी जैसे एसएलआर, सीआरआर, इन सब के माध्यम से आरबीआई महंगाई को नियंत्रित करती है, तो उसी को हम बोलते हैं मात्रात्मक उपकरण। ठीक, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से मात्रात्मक उपकरण के माध्यम से आरबीआई मौद्रिक नीति तैयार करती है। तो पहला है वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात ये आरबीआई के मात्रात्मक उपकरण है। ठीक, नगद आरक्षी अनुपात ये भी मौद्रिक नीति का उपकरण है। तीसरा खुले बाजार की क्रियाएं, मतलब कि तीनों ऑप्शन जो है ये सही है, ये तीनों ऑप्शन सही है, जिसके माध्यम से आरबीआई मौद्रिक नीति के अंतर्गत मात्रात्मक उपकरण यूज करती है और उसके माध्यम से महंगाई को नियंत्रित करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर क्वेश्चन। किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है। तो वो रिट जारी की जाती है अधिकार परीक्षा। और किसके माध्यम से जारी की जाती है, ये सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। ठीक, अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है, सार्वजनिक पद से मतलब है कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी सार्वजनिक पद पर यानी किसी नौकरशाही पद पर बैठ नहीं गया हो, ठीक, धोखाधड़ी करके
बैठने उसको जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अधिकार परीक्षा रिट जारी करती है। ठीक, तो ये कानूनी व्यक्ति के खिलाफ, कानूनी या प्रशासनिक व्यक्ति के खिलाफ, प्रशासनिक व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है। ठीक, पहला है भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे लोकप्रिय माप क्या है? हम महंगाई को मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज करते हैं जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? तो वो होता है सीपीआई। सीपीआई मतलब कंज्यूमर, CONSUMER, कंज्यूमर प्रोडक्शन इंडेक्स। ठीक, इसको बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सॉरी, प्रोडक्ट नहीं होगा, प्राइस होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसके माध्यम से ही हम मुद्रास्फीति को मापते हैं। ठीक, मुद्रास्फीति यानी महंगाई को हम मापते हैं। एक होता है WPI में हम थोक विक्रेता जो होते हैं, थोक मूल्यों के आधार पर, मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो वो एक जगह से 100 चीजें खरीदता है, मतलब एक चीज 100। ठीक, एक और सीपीआई में क्या करते हैं, इसी 100 को हम टुकड़े में कर देते हैं, मतलब ये हो जाता है जैसे गोदाम वाले खरीदते हैं बड़े बड़े टेंडर लोग, ये हो जाते छोटे छोटे ग्राहक को कितने में पड़ा, कोई वस्तु ग्राहक को कितने रुपए में पड़ी, इसका आकलन हम सीपीआई के माध्यम से करते हैं। मतलब कंपनी से चली कोई चीज बनके वो होलसेलर से होते हुए छोटे गांव की दुकान, फिर आके जो हमें कंज्यूमर को पड़ता है जो प्राइस, उसी को हम सीपीआई कहते हैं। अगर उसको हम मापते हैं तो उसी के तहत उसको हम सीपीआई कहते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 73, जिसका ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रत्यक्ष कर कौन सा है? निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है व्यक्तिगत कर यानी इनकम, जो व्यक्ति की पर्सनल होती है, उसके बाद सीमा शुल्क, ये सब आते हैं जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, और ये जो निगम कर है और सेवा कर है, ये आते हैं जीएसटी के अंतर्गत। अब ये आते हैं जीएसटी के अंतर्गत, ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है। इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, ये आते हैं जीएसटी। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, आर एन मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? आर एन मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है बीमा क्षेत्र से। और ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1993 में बनाई गई थी। बीमा क्षेत्र में सुधार के सिफारिश के लिए आर एन मल्होत्रा की समिति बनाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, वेतन निधि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वेतन निधि सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था वो जीएस मित्तल के द्वारा, इसके द्वारा जीएस मिल के द्वारा किया गया था। वेतन निधि सिद्धांत जीएस मिल के द्वारा यानी जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा किया गया था। ठीक है, इनके अनुसार था कि मजदूरी का निर्धारण है मजदूरी निधि द्वारा किया जाए, जिससे पूंजी को अलग रखा जाता है। ठीक, और श्रमिकों के बीच वितरित किया जाता है। इनका ये सिद्धांत है। वेतन निधि सिद्धांत का तात्पर्य है कि मजदूरी का जो निर्धारण है वो मजदूरी निधि से किया जाए और उसे पूंजी से अलग रखा जाए, उसके बाद उसको हम श्रमिकों के बीच वितरित कर दें। इन्हीं के सिद्धांत को ही वेतन निधि सिद्धांत कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का क्या प्रभाव होता है? तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं बैंक दर होता क्या है। तो बैंक दर होता है, आरबीआई जब बैंकों को लोन देती है तो वो डिसाइड कर देती है बैंक दर कि आप इसके कम से, मतलब बैंक को बोल देती है आरबीआई कि आप मान लीजिए 5% से नीचे या 5% से ऊपर किसी भी व्यक्ति को लोन नहीं देंगे। ठीक, उसी को हम बोलते हैं बैंक दर। कि आरबीआई
इन बैंकों को ये साफ साफ बोल दिया है कि आप इससे नीचे किसी को नहीं देंगे। मतलब आप 5% से ऊपर दे सकते हैं, लेकिन आप किसी को 5% से नीचे नहीं देंगे। ये इसका एग्जाम्पल है, ये कंपलसरी नहीं है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये बैंक क्या करते हैं, इनके जो अच्छे ग्राहक होते हैं, मतलब इनसे जिसे पर्सनली संबंध होता है, तो उनको ये 5% में, कभी 3% में दे देते हैं, 4% में देते हैं, 4.5% में। तो उसी को कम करने के लिए, उसी को रोकने के लिए आरबीआई ने बैंक दर टूल का यूज करती है। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक दर में वृद्धि का क्या प्रभाव होगा? तो बैंक दर में वृद्धि का हम देख लेते कौन कौन से प्रभाव। तो मुद्रा आपूर्ति या तरलता में कमी, ठीक है, ये बात सही है। मुद्रा आपूर्ति या तरलता में वृद्धि नहीं, ये कमी करता है, क्योंकि आपने निश्चित कर दिया। ठीक, आपने निश्चित कर दिया। अगला, बैंक साख सर्जन की क्षमता में कमी। हाँ, ये हो जाएगा, बैंक साख सर्जन की क्षमता में कमी हो जाएगी। बैंक साख सर्जन क्षमता में वृद्धि, क्योंकि आरबीआई लोन दे रहा है, यहाँ लोन प्राप्त नहीं कर रहा। साख सर्जन क्षमता, साख सर्जन मतलब होता है उसको और पैसे मिल जाएंगे। ठीक, मुद्रा आपूर्ति तरलता में कमी, ये दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 और 3, ये तीन दोनों शेयर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी हमारा इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हम कुछ और बता देते हैं इसमें कि जब बैंक दर का प्रभाव क्या, अगर बैंक दर वृद्धि हो जाएगी, मान ऐसे समझ लीजिए, बैंक रेट है, बैंक रेट बढ़ा दिया, पहले 5% था, अब 6% हो गया। ठीक, मान लीजिए, तो पहले बैंक 5% मतलब 5% के हिसाब से देते थे लोन, अब वो कितना परसेंट है, अब वो 6% के हिसाब से देंगे, तो उनकी तरलता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, वो ज्यादा लोन देंगे। पहले 5 था तो हो सकता था बैंक को 5% तो देना है, क्यों देना इतना, पर अभी 6% हो गया तो लालच आ गया उनके, लालच आ गया तो ये कहेंगे कि अब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दे दो। ठीक, क्योंकि इसमें बैंक खुद लोन देता है, तो बैंक के पास लोन आता नहीं है। ठीक, अगला है जो बैंक हिसाब से क्षमता में कमी, तो जब इसके पास पैसे चले जाते हैं तो इसके पास मान लीजिए पहले 100 रुपए थे, अब इसके पास 50 रुपए बचे, तो इसके पास साख सर्जन क्षमता बढ़ गई या कम हो गई, साख सर्जन क्षमता कम हो गई। ठीक, बैंक रेट बढ़ेगा तो तरलता में कमी आएगी और साख सर्जन क्षमता में कमी आएगी। यह हमारा बैंक दर, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो इसमें जो होता है, वाणिज्यिक बैंकों के लिए आरबीआई से उधार लेना अधिक महंगा हो जाता है। ठीक, आरबीआई भी कहता है हम आपको इससे नीचे नहीं देंगे। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं? तो उत्पादन के 4 कारक हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। ठीक, ये 4 हमारे उत्पादन के 4 प्रमुख कारक है, और इन्हीं को हम कारक लागत के तहत भी ऐड करते हैं। ठीक, आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी, बहुत अच्छी सारी चीजें समझाई गई होंगी, सर ने समझी, जहां भी आपने पढ़ाई की होगी। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ये ए। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह न्यूकैसल बंदरगाह किस देश में स्थित है? न्यूकैसल किस देश में स्थित है? तो वो स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? तो ऐसी कौन सी नीति है, उद्देश्य है जो राजकोषीय नीति का नहीं है? तो पूर्ण रोजगार राजकोषीय नीति का हिस्सा ये नहीं हो सकता। मूल्य स्थिरता मतलब महंगाई को स्थिर रखना या डॉलर के मुकाबले रुपए को स्थिर रखना, ये भी राजकोषीय नीति का है, तो ये भी हो जाएगा। पहला, अंतर्राज्यीय व्यापार का विनियमन। अंतर्राज्यीय व्यापार का विनियमन राजकोषीय नीति के माध्यम से नहीं किया जाता, बल्कि ये व्यापार अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है। धन और आय का समान वितरण, हाँ, जब सरकार बजट लाती है तो उसके माध्यम से राजकोषीय नीति डिसाइड की जाती है, और धन और आय का समान वितरण दिखाया जाता है कि हमें इतना पैसा यहाँ से मिलेगा, इतना पैसा हम यहाँ से खर्च करेंगे, तो ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। इसमें राजस्व घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटा हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। राजकोषीय घाटा हमेशा राजस्व घाटे से ज्यादा
या कम से कम बराबर होता है, लेकिन कभी कम नहीं होता है, क्योंकि राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटा और पूंजी जो राजकोषीय घाटा है इसी में राजस्व ये जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा का सूत्र होता है राजस्व घाटा और पूंजीगत ये दोनों शामिल होते हैं। राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय माइनस राजस्व घाटा मतलब पूंजीगत माइनस घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, राजस्व राजकोषीय घाटा। इसको ध्यान रखिएगा सूत्र, राजकोषीय घाटा जो होता है, फिजिकल डेफिसिट जो होता है वो राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय, ठीक। इसको ध्यान रखिए, ये प्लस होगा माइनस नहीं होगा, प्लस ही रहेगा ये, ठीक है। तो ये, और इसमें हम क्या करते हैं, पूंजीगत जो व्यय हमारा है इसको उधार छोड़ देते हैं, इसमें उधार को छोड़कर ही हम राजकोषीय घाटा को निकालते हैं। इसलिए हमेशा राजस्व घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटा, क्योंकि ये राजकोषीय घाटा के अंतर्गत ही राजस्व घाटा आता है, ठीक है। राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा, ठीक। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 81 जो हमने आपको समझा दिया। अगला है, उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है। तो ये सबसे पहले पड़ता है हमारा नल्ला मलाई पहाड़ी। तो इसमें देख लीजिए नल्ला मलाई कहाँ पे है, तो यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे। दूसरी हमारी पड़ती है जवादी की पहाड़ी। ये सब प्रायद्वीपीय भारत में है, ठीक। नल्ला मलाई जो पहाड़ी है वो है आंध्र प्रदेश में। वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश, ठीक। जवादी की जो पहाड़ी है वो तमिलनाडु में पाई जाती है। वो कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक। अगला नीलगिरी की पहाड़ी, ये पाई जाती है तमिलनाडु, केरल प्लस कर्नाटक। ये तीन के ट्रायंगल पे नीलगिरी पहाड़ी स्थित है, ठीक। अगला है अन्नामलाई पहाड़ी, तो ये पाई जाती है तमिलनाडु और केरल, तमिलनाडु प्लस केरल के बॉर्डर पर पाई जाती है, ठीक। तो इस हिसाब से हमारा नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी है। कौन से, उत्तर से दक्षिण, मतलब हम ऐसे जाना है। तो पहले नल्लामलाई पड़ेगी, जवादी पड़ेगी, फिर नीलगिरी पड़ेगी और फिर अन्नामलाई पड़ेगी, ठीक। ये रहा हमारा 82 का क्वेश्चन नंबर, 82 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप लोग इसको पहाड़ी जितने भी क्रम बन सकते हैं भारत के, उन सबको आप अच्छे से लगा लीजिएगा और उनको अक्षांशों के आधार पर भी देख लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन टीचर्स में आ चुका हुआ है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन नंबर 83, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच लगती है। 38वीं, ठीक, 38वीं नहीं होगा, ये होगा 38 डिग्री। 38 डिग्री जो रेखा है वो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश का लोकप्रिय नाम है, जिसे हम उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा के रूप में जानते हैं। किसके रूप में, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 84 क्वेश्चन नंबर 3 जनवरी को उपसौर की घटना घटित होती है, या क्या दर्शाता है। उपसौर की घटना घटित होती है, क्या दर्शाता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि उपसौर की क्या होता है। तो उपसौर होता है जब पृथ्वी सूर्य के निकट हो जाता है, जब पृथ्वी सूर्य के निकट हो, क्योंकि हमारा कक्षा जो है ऐसे होता है, तो कभी पृथ्वी यहाँ, सूर्य यहाँ पे, ठीक। ये दोनों हो जाती अपसौर की स्थिति, ये दोनों अपसौर की स्थिति हो जाती, ये दोनों उपसौर की स्थिति हो जाती है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, हाँ अभी तो एक ऑप्शन बताया नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। एक दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे कम होती है, ठीक। उपसौर की स्थिति में ये हो गया उपसौर, ये हो गया अपसौर, ठीक। तो उपसौर में पृथ्वी सूर्य के सबसे कम दूरी पे होती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 85, भारत में सबसे बड़े भाग पर किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो भारत में सबसे बड़े भाग पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? पर्णपाती वन, हम जिन्हें हम मानसून वन भी कहते हैं। अगर ये वन ना हो तो मानसून अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है और इसका रूपांतरित रूप क्या होगा? इसका रूपांतरित रूप नीश होगा, ठीक। नीश जो है ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप होता है। रूपांतरित मतलब कोई चट्टान है, कोई अग्नेय चट्टान है, इसको नदियों द्वारा काट के या किसी अन्य के रासायनिक परिवर्तन के द्वारा कट के दूसरी पर्वत बन जाती है, उसी को रूपांतरण कहते हैं। मतलब एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण ही रूपांतरित कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, नदियों का वह विषय वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है चौर, वो कहलाती है चौर। नदी विसर्ग, विसर्ग मतलब होता है ये होता है विसर्ग, यह आकृति जो देख रहे हैं ये होता है विसर्ग, ठीक। गोखुर झील जो होता है ऐसे बनाई जाती, जब नदियां ऐसे करके ऐसे निकले ये बन जाता है गोखुर झील, ठीक। और बाद में जब ऐसे नदियां बह रही और बाद में इनको छोड़कर नदियां ऐसे बहने लगे, ऐसे बहने लगे, यहाँ पे कुछ जल भर जाता है, उन्हीं को हम कहते हैं गोखुर झील, ठीक। उसको हम बोलते हैं चौर। गोखुर क्या कहते हैं? चौर कहलाती है। नदियों विसर्ग की वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है उन्हें हम चौर कहते हैं, ठीक। चोर में चौर। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित में कौन सा खानाबदोश जनजाति नहीं है? खानाबदोश जनजाति नहीं है तो वो लेप्चा है। लेप्चा खानाबदोश जनजाति नहीं है। और ये इनका क्षेत्र क्या है? इनका क्षेत्र है यूरोप, पूर्वी यूरोप इनका क्षेत्र है, पूर्वी यूरोप इनका क्षेत्र। और कहां पाए जाते हैं? यूक्रेन और दक्षिण रूस, यूक्रेन प्लस दक्षिण रूस में ये पाए जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, लंबी रेडियो तरंगें पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत से परिवर्तित होती हैं? तो वो होती हैं आयन मंडल से। आयन मंडल सबसे बाहरी मंडल है, सबसे बाहरी मंडल है, ठीक। इसी से ही लंबी रेडियो तरंगें पृथ्वी के वायुमंडल से परिवर्तित होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और उनके स्थान के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कोटा राजस्थान में है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। तारापुर ये भी महाराष्ट्र में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। काकरपारा कर्नाटक, ये काकरपारा कर्नाटक में नहीं है, कहाँ है? ये गुजरात में है, ये गुजरात में, गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन 90 का। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल युद्ध यानी स्थल युद्ध नहीं है? उस तो अफगानिस्तान पूर्ण रूप से स्थलबद्ध देश है, इसके आसपास ना तो कोई नदी है ना, मतलब जैसे भारत है उसके 3 ओर से समुद्र है, एक ऊपर हिमालय, ठीक है। तो अफगानिस्तान के आसपास कोई समुद्र या सागर ऐसा कोई चीज नहीं है, ठीक। मंगोलिया के भी नहीं है, ठीक। बोलीविया में भी नहीं है। रूस ऐसा जो देश है, रूस जिसके जिसके बॉर्डर से प्रशांत महासागर और बोरिंग सागर का की सीमा लगती है, ठीक। रूस ऐसा है जो स्थल युद्ध देश नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, मैचिंग। उन्हें मैचिंग आपको करने का तरीका भी बता रखा है, फिर हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कैंटबरी, कैंटबरी कहाँ पाई जाती है? पता हो सकता है ना। बेल्ट, बेल्ट सबको पता है कि ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। तो हम ऑप्शन नंबर सी से हम देखते हैं चौथा कौन कौन सा। सी में 2 है, 1 है, 3 है, मतलब चौथा एक ही है। ऑप्शन नंबर 20 था हमारा करेक्ट ऑप्शन। हमें एक पता था, हमने उस आधार पे लगा लिया, परंतु हमें चारों देखना ऑप्शन, चारों में कौन कौन सा। कैंटबरी है, कैंटबरी न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली घास है, ठीक, ये घास के मैदान। उसके बाद पुस्तास जो है वो पाई जाती है हंगरी में, वो कहाँ पाई जाती है? हंगरी में, ठीक। और पंपास जो पाई जाती है वो अर्जेंटीना में। तो इसको आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी बार ये कई एग्जामों में पूछे जा चुके, यूपीएससी तक के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहते हैं? पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहते हैं, बैकाल झील। बैकाल झील प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही अद्भुत झील है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? ये रूस में पाई जाती है, साइबेरिया वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जहां हमेशा
बर्फ रहता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी बिहार को प्रभावित करने वाले नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ? नॉर्वेस्टर का एक तूफान है, एक तूफान है, ठीक, जिसको हम स्थानीय भाषा में काल बैसाखी भी बोलते हैं। काल बैसाखी, बैसाखी भी बोलते हैं, ठीक। ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले तूफान है, ठीक। उत्पत्ति कहाँ होती है? तो नॉर्वेस्टर की जो होती है वो होती है, नॉर्वेस्टर हम इसको न्यूजीलैंड में बोलते हैं, नॉर्वेस्टर इसको न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर बोलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखलाओं को काटती है, तो वो है सतलज नदी। सतलज नदी ही भारत की सभी श्रृंखलाओं को काटती है, जिसमें जास्कर श्रृंखला है, जास्कर श्रृंखला है, ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, और शिवालिक या बा हिमालय, शिवालिक या बा हिमालय, ठीक। इनका उद्गम कहां होता है? तो इनका उद्गम होता है मानसरोवर झील, मानसरोवर, मानसरोवर झील में इनका उत्पन्न, ठीक है। और ये पंजाब में मैदानी भाग में प्रवेश करते हैं, पंजाब में मैदानी भाग में प्रवेश करते हैं, मैदानी भाग में प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 95 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। 96 में बिहार अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका? तो बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो सकते। कौन कौन से थे? वो थे 68, 69, 72, 77, 80, 95 और शायद 99 है, और लास्ट 2005 है, ठीक। तो 2005 में भी लगा हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो कौन रहे हैं? वो है सतीश प्रसाद। सतीश प्रसाद जी जो है वो केवल 5 दिन और 5 दिन के लिए बने थे, 5 दिन के लिए बनाए गए थे। 28 जनवरी 1968 से 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक ये 5 दिन के लिए राष्ट्रपति बनाए, सॉरी मुख्यमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, दरभंगा में किला और जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाले सुल्तान कौन थे? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा में एक किला और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो वो नागदाशक था। नागदाशक को शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। किसने? शिशुनाग ने नागदाशक को हराकर पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्रा किसने स्थानांतरित की थी? तो वो की थी कालाशोक ने, ठीक। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था और शिशुनाग वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। इसी के काल में पाटलिपुत्रा की राजधानी मगध की राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित की थी। उसी के समय में मैंने आपको बहुत संगति में बताया था कि एक करके आपको याद कर लीजिएगा कि कैसे कौन था पहला? ऐसे अशोक, कैसे कालाशोक, ठीक है, अशोक कैसे कालाशोक, ठीक। लास्ट में कनिष्क आता है और ये सॉरी ये अशोक होता है, ये कनिष्क होता है। तो ये था वो सॉरी मैं भूल रहा हूँ नाम, आप ध्यान कर लीजिएगा, लेकिन ये होता है कालाशोक। सेकंड द्वितीय बौद्ध संगति जो इसके काल में होती है, ठीक है। सेकंड जो है बौद्ध संगति इसके काल में होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में पहली बार महाशिलाकंटक और रथ मुश्किल जैसे नए हथियारों का इस्तेमाल किया? तो किसको उसने किया था? तो वो किया था वज्जी। अजातशत्रु ने वज्र संघ के विरुद्ध युद्ध में पहली बार महाशिलाकंटक और रथ मुसल का प्रयोग किया था, ठीक।
और किस लिए किया था? वो किया था गणतंत्रीय प्रतिरोध को तोड़ने के लिए। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 102, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो वो था जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ मुगल शासनकाल में बिहार आया था। अगला क्वेश्चन है 103, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और ये की गई थी 1929 में की गई थी। ठीक है, इसके लिए की गई थी किसानों को संगठित करने के लिए और उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? यही थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 104 है, बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क कब लागू किया गया? सेंडाई फ्रेमवर्क कब लागू किया गया? वो 2015 में लागू किया। ठीक, आपदा प्रबंधन के लिए एक कन्वेंशन है जिसको हम सेंडाई फ्रेमवर्क कहते हैं, वो लागू किया गया था बिहार में। ठीक, 2015 में। बिहार कौन सा राज्य जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो वो पूर्णिया है, वो पूर्णिया है। पूर्णिया के बाद दरभंगा आएगा, फिर सहरसा और कटिहार जैसे जिले आएंगे, ये जूट उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, तो अग्रणी कौन है? तो पूर्णिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, तो 106 में कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड, ये तीनों, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तीनों कुंड जो है वो मुंगेर कुंड में स्थित है, कुंड मुंगेर में स्थित, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो सहरसा है, वो सहरसा में सबसे कम है। कितनी है? 41.68%। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है? तो वो करता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ही मंत्रियों राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला है जिला परिषद अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देते हैं? जिला परिषद जो अध्यक्ष होता है वो जिला के डीएम यानी जिला मजिस्ट्रेट को अपना इस्तीफा देता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 जो है उसके अनुसार जो जिला परिषद अध्यक्ष होगा वो जिला मजिस्ट्रेट को अपने त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन है 108, भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए जूबिन प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इससे संबंधित है, तो ये संबंधित है एंटी रेबीज और एंटी स्कैन वेमन जैसे जेनेटिक टीकों के रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जूबिन हमें याद कर लीजिएगा डायरेक्ट कि ये एंटी रेबीज और एंटी स्कैन वेमन जैसे जेनेटिक टीकाओं के लिए रियल ट्रैकिंग का एक उपकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 111 नंबर, विधानसभा सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 73 बी में 173 बी में लिखा गया है विधानसभा यानी एमएलए बनने के लिए सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की जो न्यूनतम उम्र है वो है 25 वर्ष। अगला है 112 नंबर, भारत में ह्यूमन पोलियोमाइला पेपिलोमा वायरस एचपीवी टीका पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो पहला इसका ऑप्शन है, क्या करना है? सही बताना है कौन कौन सा सही है। ठीक, इसका उद्देश्य 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव के लिए टीका लगाना। ठीक, अभी हम देख रहे थे कौन कौन सा इसमें सही होगा। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। अगला है भारत में महिलाओं के गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर सबसे आम कैंसरों में से एक है, तो इसमें ऑप्शन 1 और 3 ये दोनों इज द करेक्ट ऑप्शन है, जो हमारा ए हो जाएगा। ठीक, ये शुरू किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ना कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन 2 गलत है और ऑप्शन 1 और 3 सही है। अगला है क्वेश्चन 113, 2025 में भारत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रस्तावित संशोधनों के संदर्भ में सत्य का चयन करना है हमें। ठीक, तो इसमें इन संशोधनों का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा उत्पादन में 100% एफडीआई की अनुमति देना। ठीक, अगला है निजी और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010
में संशोधन किया जा रहा है। ओके, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 वर्तमान में परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रतिबंधित करता है। तो हमें सही ऑप्शन बताना है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 और 3। ठीक, ये 100% नहीं, ये 49% है, क्योंकि अगर इसको दे देगी तो ये एफडीआई विदेशी को हाथ में आ जाएगा, परमाणु का जो संकेंद्रण यानी शक्ति जिसके पास हो जाएगी तो वो विदेशों के पास हो जाएगी, भारत सरकार के पास नहीं रहेगी। ठीक, इसलिए सरकार केवल 49% ही एफडीआई की उसकी अनुमति देती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक पीपीआई के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है सूचकांक पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। हाँ, सही है ऑप्शन। गुजरात सर्वश्रेष्ठ श्रेणी वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर, यह भी ऑप्शन सही है। केवल 2 ग्राम पंचायत ए+ श्रेणी में शामिल थी, यह ऑप्शन गलत है। ठीक, ये ऑप्शन गलत है। इसमें कि कोई भी ग्राम पंचायत ए+ श्रेणी में शामिल नहीं है। ठीक, ए+ शामिल नहीं, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 115 है 115 नंबर। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना कौन सा सही करना है या गलत, तो हमें सही करना है। ठीक, तो पहला है उड़ीसा ने सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उड़ीसा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। बिहार शीर्ष 5 प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल रहा है। तो बिहार जो है वो शीर्ष 5 राज्यों में नहीं, वो 13वें स्थान पर है। बिहार 13वें स्थान पर, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। तो हम ये हटा देंगे, हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। हाल ही में यूनेस्को ने विश्व स्मृति रजिस्टर में किन 2 प्राचीन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया है? तो वो है ऋग्वेद और भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को इन्होंने शामिल किया, यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। युगे भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें इसे सेंट्रल विस्टा पुनः विकास परियोजना के भाग के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये सही है। यह नई दिल्ली के ऐतिहासिक उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में स्थित है। ठीक है, संग्रहालय का विकास ब्रिटिश संग्रहालय के तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है, नहीं, यह ऑप्शन गलत है। ये किसके उससे किया जा रहा है? ये फ्रांस के उससे किया जा रहा है। इसके उससे, ये सब याद कर लीजिएगा सारे करंट के क्वेश्चन। ये फ्रांस के उससे किया जा रहा है। इस तरफ से ब्रिटिश संग्रहालय के तकनीकी सहयोग से नहीं, बल्कि फ्रांस के तकनीकी सहयोग, यानी 3 ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, तो हमारा ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 यानी 118 क्वेश्चन नंबर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा को हाल में संसदीय अनुवाद सेवाओं में जोड़ा गया है? तो 2025 में जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने, इन्होंने संसद में भाषा विविधता को लाने के लिए कुछ नई भाषाओं को जोड़ा, ताकि संसद में विभिन्न भाषाओं के माध्यम से कार्य किया जाए, क्योंकि हर क्षेत्र से भी वहां के सांसद आते हैं, इसलिए उनको अपने भाषा में बोलने में या कार्य करने में सहजता हो। ठीक, तो उन्होंने जो जोड़ी है वो जोड़ी है बोडो जोड़ी है, डोंगरी जोड़ी है और मैथिली और उर्दू। 4 भाषाओं जो सिर्फ जोड़ी, इसमें 6 भाषाएं गई, लेकिन इसमें 4 ही भाषाओं को भी दिया, बाकी 2 भाषाएं और थी, वो थी मणिपुरी और संस्कृत। ये 6 भाषाएं जो संसदीय अनुवाद के रूप में संसद में जोड़ी गई हैं। ठीक, कोंकणी जो है वो नहीं जोड़ी गई है, तो इसलिए हमारा 1, 2, 4 और 5, 1, 2, 4 और 5 ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक तो जुलाई 2024 में शुरू हुआ है, निम्नलिखित किस स्थान पर किया गया है? तो वो किया गया है पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान पश्चिम बंगाल में। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। और ऑप्शन 1 में जो है इस क्वेश्चन में मैथिली बिहार की है, तो बिहार की इस भाषा को याद कर लीजिएगा, ये संसद की अनुवाद भाषा में जोड़ी गई है। ठीक है, तो पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान जो पश्चिम बंगाल में, उसको भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था भाषा संबंधित, तो इसमें मैथिली जो आपकी बिहार की भाषा है उसको बिहार स्पेशल के रूप में आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है
120 हाल ही में अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई है? तो वो की गई है उज्बेकिस्तान में। तो की गई है उज्बेकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। हाल ही में यूनेस्को ने अपने ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क में 16 नए स्थल जोड़े हैं। इसके साथ ही 2025 तक दुनिया भर में ग्लोबल जियोपार्क की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो गई है 229। 229। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम यूनेस्को बोलते हैं, यूनेस्को ने 16 नए स्थल जोड़े हैं। किसमें जोड़े हैं? जियो पार्क नेटवर्क में, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में। ठीक, इसलिए जोड़े हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक और शैक्षिक सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखा जा सके। तो 229 स्थल ऐसे हैं जिनके यूनेस्को के अंतर्गत शामिल हो चुके हैं, जो 16 जुड़ने के बाद। क्वेश्चन नंबर 122 है कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया जिसने सभी नई पंजीकृत यात्री करों को 100% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाए हैं? ठीक, ऐसे कौन से यात्री हैं जो 100%, कौन सा देश है जहां पे यात्री जो गए हैं पंजीकृत नए यात्री कारों के लिए 100% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाए हैं? तो वो है नॉर्वे। नॉर्वे दुनिया का पहला देश बन गया जहां 100% नए पंजीकृत यात्री वाहन इलेक्ट्रिक, यानी यात्री जो है वाहन इलेक्ट्रिक लेके जाते हैं कहीं पे घूमने या अपने मर्जी से कहीं भी आने जाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 123। पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके बनाई गई दुनिया की पहली फीचर फिल्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है, इसका शीर्षक द विजार्ड ऑफ ओज है और इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक, पहला है, यह नेटफ्लिक्स की पहली एआई जनरेटेड फिल्म है। इसका शीर्षक है द विजार्ड ऑफ ओज और इसे गूगल और मैग्रोपस स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। अगला है, यह पिक्सर द्वारा पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके विकसित एक एनिमेटेड फिल्म है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका शीर्षक द विजार्ड ऑफ ओज है और इसे गूगल और मैग्रोपस स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। हाल ही में फिलीपींस में निम्नलिखित में किस ज्वालामुखी के फटने से निकासी अलर्ट और उड़ानों में व्यवधान उत्पन्न हुए हैं? तो वो हुए हैं माउंट कल्लाओन, माउंट कल्लाओन, कल्लाओन या कन्नालोन। ठीक, माउंट कल्लाओन। ठीक, तो ये कहां पड़ता है? मध्य फिलीपींस में, मध्य फिलीपींस में पड़ता है। ठीक, 125 नंबर है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित बायोमास मिशन का सही वर्णन करता है। तो सही इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इसका सही ऑप्शन होगा। ये मिशन है जो पी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग करके वैश्विक वन बायोमास का पहला व्यापक माप प्रदान करता है, जिससे कार्बन भंडारण और वन स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान वृद्धि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किए गए इवोल्यूशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, इवोल्यूशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है भारत में इलेक्ट्रिक वाहन घटकों के स्टार्टअप को सामर्थ्य प्रदान करना। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा जो अभी शुरू किया है कौन सा मिशन है? इवोल्यूशन एस कार्यक्रम। इवोल्यूशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है भारत में इलेक्ट्रिक वाहन घटकों के स्टार्टअप को समर्थन प्रदान करना। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। 127 वो है 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से संबंधित से अंतरिक्ष यात्रियों की हालिया वापसी के संबंध में कौन सा क्वेश्चन सही? ये क्वेश्चन जो है अभी यूपी के आरओ एआरओ एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, तो ये इसका ऑप्शन है
क्या पूछा गया 2025 में जो अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे यात्री लोग, अंतरिक्ष यात्री, हालिया उपलब्धि के संबंध में लिखित कौन सा कथन सही बात है? तो नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर आईएसएस पर 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद वापस लौटे। ठीक, ये ऑप्शन भी सही है कि 9 महीने बाद ही वो वापस आए थे। चालक दल स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग करके पृथ्वी पर लौटा। ठीक, तो यही क्वेश्चन आर में पूछा गया था कि कौन सा अंतरिक्ष यान के द्वारा पृथ्वी पर वापस आए हैं, तो वो था ड्रैगन अंतरिक्ष यान। ठीक, तो ऑप्शन बी सेकंड जो है वो भी सही है। रूसी अंतरिक्ष यात्री भी उनके साथ लौटे, तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि इसके तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है लूपेक्स मिशन, जिसे चंद्रयान 5 के नाम से जाना जाता है, एक चंद्र अन्वेषण परियोजना है जिसे संयुक्त रूप से निम्नलिखित द्वारा संचालित किया गया है। इसके द्वारा किया गया लूपेक्स मिशन जो है वो जिसे चंद्रयान 5 के नाम से भी जानते हैं, वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो वो बनाया गया इसरो और जाक्सा के द्वारा, इसरो और जाक्सा के द्वारा। ठीक, जाक्सा मतलब ये जापान की एरोस्पेस कंपनी है, ये भारत में इसरो है, ये जापान की है। ठीक है, ये लूपेक्स है, ये ध्रुवीय चंद्र अन्वेषण मिशन है, वो चंद्र पे ध्रुवीय अन्वेषण मिशन करेगा, ये चंद्रमा पे जाएगा और वहां के ध्रुवों के अध्ययन करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, भारत एआई मिशन के तहत लॉन्च किए गए भारत एआई कंप्यूटर पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन जो इसमें भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संरचना और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, भारत केंद्रित एआई मॉडल विकसित करने हेतु शोधकर्ताओं को स्टार्टअप को जीपीयू एक्सेस, क्लाउड स्टोरेज और एआई टूल प्रदान करना। अगला है भारत के एआई विकास के लिए डाटा गोपनीयता मानकों को विनियमित करना। डी है सरकारी कार्यालयों में पारंपरिक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म को एआई आधारित प्रणाली से प्रतिस्थापित करना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है भारत केंद्रित एआई मॉडल विकसित करना, भारत एआई मॉडल विकसित करेगा। ठीक, तो इसमें है ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संरचना निवेश, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। ठीक, तो भारत एआई मिशन के तहत केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके तहत भारत केंद्रित एआई विकसित मॉडल के शोधकर्ताओं और संरचना विदेशी निवेश को बढ़ावा देगा। इसमें देगा एआई कंप्यूटर पोर्टल, एआई कंप्यूटर पोर्टल का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संरचना में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। 1 मिनट में पानी पी लो, 10 क्वेश्चन और रह गए हैं आपके। निम्नलिखित नोबेल पुरस्कार 2024 विजेताओं को उनको संबंधित श्रेणियों से मिलान करें। तो हम जैसे आपको बता चुके हैं कि मैचिंग हमें कैसे करनी है, तो हमें पहले ये जानना चाहिए कि हमें कौन कौन से आते हैं। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि निहोन हिनाद क्यों, निहोन ऐसे ऐसे नाम होते जिसको पढ़ने में भी अजीब सा लगता है, निहोन हिनाद क्यों, निहोन हिनाद को कौन सा दिया गया है? तुमको दिया गया है शांति का पुरस्कार। तो हमें देख लेना है एक का दूसरा कौन कौन सी जगह पे है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो ऑप्शन हमारा ए जो है वो सही हो जाएगा। हम इस बेसिस पे आधार पर मैचिंग का क्वेश्चन कर लेंगे। तो हान कांग जो है उनको मिला है साहित्य का, हान कांग को मिला है साहित्य का। उसके बाद जान जम्पर इनको मिला है रसायन का, इनको मिला है जान जम्पर का। और डोरन एस मैग्लू को मिला है अर्थशास्त्र का। तो ये हमारा ऑप्शन इधर सही होगा। आप नोबेल पुरस्कार विजेताओं के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी करंट अफेयर्स आपको बुक में मिली होंगी, उसको आप अच्छे से नोट डाउन करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक ना एक प्रश्न आने श्योर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, आईसीसी पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है और इसमें हमें क्या पता करना है? पहले पता करना सही ऑप्शन कौन से सही है। जसप्रीत बुमराह आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी और आईसीसी पुरुष क्रिकेट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोनों पुरस्कार जीते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, मतलब पहला जो इनका है ये सही है। स्मृति मंधाना को आईसीसी महिला T20 ऑफ द ईयर घोषित किया गया है ऐसे, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसे दिया गया है द ईयर में, ठीक है, मेलिक ईयर को दिया गया है। ठीक, स्मृति मंधाना को ना देकर किसे दिया गया है? ईयर मेली जो न्यूजीलैंड की थी, इनको दिया गया है T20 का। ठीक है, स्मृति मंधाना को आईसीसी महिला ओडीआई का दिया गया है, ओडीआई क्रिकेट ऑफ द वुमेन्स का दिया गया है। ठीक है, तो हमारा 2 गलत हो जाएगा। तो अगर हमें कैसे लग रहा
तो दो यहाँ आए, यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, मतलब ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब हमारा न्यूजीलैंड की अमेलिया केयर ने आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर, आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीती है। और चौथा है इंग्लैंड के रिचर्ड लिंगबर्थ को आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। यानी कि ये 1, 3 और 4 ऑप्शन सही है हमारे। कहीं कहीं आवाज में दिक्कत आ जाएगी क्योंकि बोलते बोलते गले में थोड़ा स्वेलिंग हो गई, इसलिए थोड़ी आवाज साफ नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही है हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसका, मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया हैदराबाद, भारत में आयोजित किया गया था। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पहला है। तो यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ दोनों है, ठीक, तीनों में है। अगला है थाईलैंड की ओपर सुचेता चुआंगरसी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। तो ये ऑप्शन सही है। थाईलैंड की अपोलो सुचेता चुआंगरसी ने ये जीता है। तो ये भी तीनों हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3, डेनमार्क की विक्टोरिया केजर ने मैक्सिको में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता। ये भी ऑप्शन सही है। डेनमार्क की विक्टोरिया केजर ने मैक्सिको में जो आयोजित हुआ मिस यूनिवर्स का, तो उसका 2024 का खिताब इन्होंने जीता था। अगला है नंदिनी गुप्ता मिस यूनिवर्स 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा जहां जहां 4 है वहां गलत कर देंगे। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नंदिनी गुप्ता ने नहीं किया था, नंदिनी गुप्ता ने किया था लेकिन मिस यूनिवर्स का नहीं, मिस वर्ल्ड का किया था। मिस यूनिवर्स का नहीं किया था। भारत का प्रतिनिधित्व किसमें किया था? वो मिस वर्ल्ड में किया था। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर, यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना। हमें देखना कौन सा मतलब सही है या गलत, तो हमें सही देखना है। तो पहला है भारतीय परमाणुविद माधव गाडगिल को यूएनईपी से अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये ऑप्शन सही है। तो माधव गाडगिल है, उन्हें पर्यावरणविद है और उनको यूएनईपी से अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन है सेकंड ऑप्शन है, यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान के रूप में। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है, वैसे यूएनईपी का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है वो सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान माना जाता है। ये भी सही ऑप्शन है। तो यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना हमें क्या करना है? सही कथनों को बताना है। तो इसमें है, एक क्वेश्चन छूट गया ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित भारतीय नौसेना ने हाल ही में अदन की खाड़ी निम्नलिखित में से किस देश के साथ रॉयल नौसेना के साथ पासेस अभ्यास किया? तो वो किया था न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड के साथ पासेस अभ्यास यानी पासेस जो अभ्यास होता है आर्मी का, मिलिट्री का, उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड ने किया है। तो अगला क्वेश्चन है 135, भारतीय खेल पुरस्कार जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के संदर्भ में हमें सही कथनों को बताना है। तो पहला, डी मुकेश शतरंज में अपनी उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक थे। तो ये सही ऑप्शन है, इसमें सही ऑप्शन है। तो हम देख लेते हैं कहाँ का एक नहीं है। तो यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ यहाँ है। हमें देखना दूसरा हमारा सही है या नहीं सही है। तो 2024 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया, जिनमें से शारीरिक रूप से सक्षम और पैरा खेल दोनों श्रेणियों के एथलीट शामिल थे। तो ये भी हमारा सही ऑप्शन है। तो मतलब ये हमारे ये गलत हो जाएगा, ये और ये बचा हुआ है। हम तीसरा देख लेते हैं, हरमनप्रीत कौर को महिला हॉकी में उनके प्रदर्शन के लिए खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हरमनप्रीत जो है वो हरमनप्रीत जो कौर है ये क्रिकेट से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? क्रिकेट। इन बारीकियों को ध्यान रखना है, क्रिकेट से संबंधित है। और जिनको दिया गया है वो हरमनप्रीत सिंह है, वो हरमनप्रीत सिंह है, ठीक, हरमनप्रीत सिंह है, जिन्हें हॉकी के लिए, पुरुष हॉकी के लिए दिया गया है खेल रत्न पुरस्कार। इसको याद कर लीजिए कि हरमनप्रीत सिंह को पुरुष हॉकी के लिए खेल रत्न पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, पद्म पुरस्कार 2025 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसमें हम देखना कौन सा सही करना है या गलत करना है। तो हमें क्या करना है, सही क्वेश्चन बताने हैं। तो पहला ऑप्शन है 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिनमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री शामिल हैं। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। अगला वो है बिहार की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, इनको दिया क्यों दिया गया है, उनको पद्म भूषण नहीं, उनको दिया गया है केवल भूषण। ठीक है, गायिका शारदा सिन्हा को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह है, पद्म भूषण नहीं था। ठीक, पद्म भूषण नहीं था। पद्म विभूषण, सॉरी, हाँ, इनको पद्म भूषण नहीं, पद्म किससे मिला है ये याद कर लीजिएगा, ये बिहार चित्रकला के उद्यान है, इसमें दिया गया पद्म विभूषण में दिया गया, पद्म भूषण में नहीं दिया गया। ठीक, तो हमारा दो ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और हमारा ये सही हो जाएगा, यानी 1 और 2, 1 और 3 सही हो जाएगा। यानी जापान के व्यापार उद्योग जगत की एक प्रमुख हस्ती ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। हाल ही में कौन सा देश आर्टेमिस समझौते के 54वां हस्ताक्षरकर्ता बना, जिसे नासा के सहयोग से शांतिपूर्ण सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिबद्धता जताई है? किसने जताई है? तो वो बांग्लादेश ने जताई है। अंतरिक्ष के लिए, सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते के तहत 54वां देश बना है, 54वां देश बना है। ठीक, अगला है 138 नंबर, भारत में साहित्य पुरस्कारों के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ के लेखक विनोद कुमार शुक्ला को 69वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये ऑप्शन सही है। साधु भद्रेश दास को मलयालम भाषा में उनकी रचना रौद्र सात्विकम के लिए सरस्वती सम्मान 2024 से पुरस्कृत किया गया है। तो ये हमारा गलत है। ये तो इनका जो कार्य है वो स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए किया गया है। मलयालम भाषा में उनकी रचना रौद्र के लिए नहीं, किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है, उनके संस्कृत कार्य एक था, संस्कृत कार्य था, क्या था वो कार्य? वो कार्य था स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा, सुधा के लिए इन्हें किया गया। तो ऑप्शन 2 हमारा गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये तो हमारा ऑप्शन बी का करेक्ट ऑप्शन है। यानी उत्तर भारतीय को उनकी हिंदी रचना यादें के लिए व्यास सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। वर्ष 2024 में भारत द्वारा हस्ताक्षरित प्रमुख समझौता ज्ञापनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित, तो ये भारत में लिथियम अन्वेषण और खनन के क्षेत्र में सहयोग के लिए अर्जेंटीना के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया गया है। ये सही ऑप्शन है। भारत ने गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिषद विकास के लिए वियतनाम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये भी सही ऑप्शन है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। निम्नलिखित चक्रवातों या टाइफूनों को उनके संबंधित प्रभावित क्षेत्र से मिलान करिए। तो हम मिलान को आप कई बार बता चुके हैं कि आपको मिलान कैसे करना है। अगर आपको पढ़ लीजिए, एक भी पता हो तो पहले मिला लीजिए, उसके बाद आप उनमें से एलिमिनेट कर दिए, फिर आपको उत्तर सही आपको मिल जाएगा। तो चक्रवात जो शक्ति है, ये मुझे पता है कि ये बंगाल की खाड़ी में भारत के पूर्वी तट पे आया था। तो भारत के पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी कहा है, तो ये ऑप्शन 2 हम देख लेते हैं। पहले का 2 कहाँ पे है? तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ है, मतलब हमारा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें मिलाना है चक्रवात दाना, तो ये आ जाएगा ओडिशा और पश्चिम बंगाल पे आया था। टाइफून यागी जो आया था वो म्यांमार लाओस में, जिसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मोस शुरू किया गया था वहां से भारतीयों को निकालने के लिए। टाइफून कैथान तो ताइवान और फिलीपींस के लिए। तो हमारा ये रहा आज का सेशन, जिसमें हमने क्वेश्चन 70 से लेकर 40 तक कर लिया है। इसमें थोड़ी माइक की दिक्कत है और थोड़ा हमारी आवाज गले में स्वेलिंग की वजह से हम ज्यादा आवाज साफ नहीं आ पाई, फिर भी हमने कोशिश की है कि आपको क्लियर आवाज में वीडियो दें। तो आवाज को लेकर परेशान मत होइएगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज से लेकर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट में पिन आउट कर दीजिएगा। ठीक, बाकी अगर हमें आपको कोई दिक्कत लगती है तो हम अगले वीडियो में उसको डाल देंगे। तो आपसे आशा है
वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।